एक तरफ तो यह सवाल है कि क्या इस देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। पार्टियां कहती हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी कल्पना है कि मोदी नाम की लहर है इस देश में, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल निकल पड़े हैं वाराणसी के लिए ताकि वो नरेंद्र मोदी की लहर को रोकें। हल्ला बोल में आज चर्चा का मुद्दा यही है। केजरीवाल थोड़ी देर में दिल्ली से वाराणसी के लिए ट्रेन से रवाना होने वाले हैं। कल वहां रायशुमारी करेंगे, फिर ऐलान जंग करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित को शिकस्त देकर जो करिश्मा किया था वो वाराणसी में दोहरा पाएंगे। पार्टी का यही नारा है और इसी नारे के साथ वो आगे बढ़ते हैं। यही नारा हालांकि अमेठी में भी दिया जाता है कि अभी तो शीला हारी है, अब राहुल की बारी है, और उसी नारे को बदलकर अब वाराणसी में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस आम आदमी पार्टी के जिस आधार की बात करते हैं कि वो सर्वे करते हैं लोगों में और उसके बाद सोच विचार के बाद ये फैसला लेते हैं कि क्या करें, आखिर दिल्ली की गद्दी छोड़ने के अलावा बाकी सारी चीजें उन्होंने अमूमन ऐसे ही की थी, लेकिन वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस बारे में वो सर्वे करना चाहते हैं, लोगों से पूछना चाहते हैं वाराणसी में। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग हाँ कहेंगे तो वो चुनावी मैदान में कूदेंगे, लेकिन इतना तय है कि वो मैदान में कूदेंगे जरूर। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप कुमार पांडे जुड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन दिलीप जी बताइए, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, कितने लोग कहेंगे हाँ तो अरविंद केजरीवाल हाँ वाराणसी में मोदी के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, हमको चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सोचना चाहिए और स्पेसिफिक की जटिलता में फंसे बिना मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कवायद है, ये जो एक्सरसाइज है जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसके तहत वो मूड ऑफ द सिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का पल्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये तय है कि वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लोग इस देश में जो कुछ भी चल रहा है उससे अगर खुश हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है, वहाँ के लोगों को लग रहा है कि विकास के झूठे मॉडल्स दिखा के नरेंद्र मोदी जी वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज केस में फिर अगर वहाँ की जनता ये आदेश देती है उनको कि नहीं आपको चुनाव में उतरना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे। मतलब अगर ना कहा जाए तो वो ना भी लड़ सकते हैं? बिल्कुल, वहाँ की जनता जिस व्यक्ति को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है उसके खिलाफ निश्चित रूप से मैं विश्वास है कि जो भी जनता वहाँ आएगी अपने मत को अभिव्यक्त जरूर करेगी, उस आधार पर फिर निर्णय होने चाहिए। अखिलेश जी, एक तरफ सब लोग, सारी विरोधी पार्टियां जो हैं बीजेपी की, वो सारी यही कहती हैं कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है, लेकिन एक ये सीट को लेकर पसुपेश सबके मन में उतना ज्यादा दिखता क्यों है फिर? श्वेता, सबसे पहले तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अब आप ये ना कहें कि मोदी की लहर है, क्योंकि जो बीजेपी स्वयं कल तक ये नारा देती थी अब की बार मोदी की सरकार, उसने आज से ये नारा बदल दिया, कहा अब की बार बीजेपी की सरकार। इसका मतलब लोग बीजेपी के मान चुके हैं कि मोदी अब लायबिलिटी हैं, उनके नाम पे सरकार नहीं बननी है। यह स्पष्ट संकेत है बीजेपी का, इससे स्पष्ट संकेत कुछ और नहीं हो सकता। ये अखिलेश जी कहां पर कहा गया? कुछ देर के लिए राजनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया था, लेकिन चंद मिनटों में उन्होंने बदल दिया था वापस। पोस्टर बदल गए, राजनाथ सिंह ने कहा पोस्टर बदल गया, सीतारमन ने कहा, उनकी प्रवक्ता ने कहा हमारा पार्टी का नारा ये है। कल तक जो नारा मोदी की सरकार, मोदी की बारी सब बोलते थे, उन्होंने, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि मेरा नारा ये है। तो हर हर मोदी के नारे के जवाब में ये बात कही जा रही थी कि हर हर मोदी का नारा नहीं होगा। बदल गया नारा ना। हाँ। नारा बदल गया ना। जो मोदी का नारा था बीजेपी का कि अब की बार मोदी की सरकार, वो बदल गया ना। अब बोलने के बीजेपी की सरकार। वाराणसी से आप लोगों ने उम्मीदवार अभी तक क्यों नहीं तय किया है? हम दे रहे हैं वाराणसी में हमारा प्रत्याशी जीतेगा। जब खुद जिसके पार्टी के लोग ये हार मान चुके हैं और उसके नेतृत्व को टाल करके अब बीजेपी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो वो तो अब गए, सबको उनको समझ में आया, तभी ये बात कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे नैया पार नहीं होनी है, ये लायबिलिटी है। दूसरी बात, कहीं लड़ाई में पूरे देश में कहीं नहीं है आप पार्टी, इनका 49 दिनों में सब हस्त्र देखा जा चुका है। आज आप पार्टी में वही बचा है जो चुनाव लड़ रहा है, बाकी कहीं कोई बचा नहीं। जितने लोग आए थे
प्रोमिनेंट लोग पूरे देश लेकिन के ये कुछ बताइए कि कोनों से केजरीवाल वो और सारे मोदी के लोग बीच इनको सीधा post सीधा करके मुकाबला जा होगा चुके अगर हैं। अखिलेश जी केजरीवाल और मोदी के बीच सीधा सीधा हाँ, मुकाबला होगा इलेक्ट्रॉनिक तो चैनल में होगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में होगा, ये जमीन पर नहीं असलियत में होगा। कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। कोई देखिए, दोनों हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी, दोनों हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी। वहां पे पिछले बार भी कांग्रेस पार्टी को अच्छे वोट मिले थे, उसके पहले कांग्रेस जीती भी थी 5 साल पहले वाले में। इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मोदी जी जिस तरह से चाहते हैं कि यहां पोलराइजेशन कर सकें, वो कुछ नहीं होना है। और अब चुनाव से पहले ही एक हारी हुई सेना के सेनापति बनारस में कुछ नहीं कर सकते हैं। बनारस की जनता सिद्धार्थनाथ बहुत सिंह जी जुड़ धर्मनिरपेक्ष चुके हैं हमारे साथ। है, अखिलेश जी, आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं, सीधे मैं सिद्धार्थ जी से ही पूछ लेती हूँ। सिद्धार्थ जी, ये कहा जा रहा है कि मोदी के ऊपर से विश्वास आप लोगों का उठ गया है, ये एक हारी हुई लड़ाई है, क्योंकि आप लोगों ने अपना जो नारा था वही बदल दिया है, ये कहकर कि अब की बार बीजेपी की सरकार, मोदी हट गए हैं उसमें से। अखिलेश जी को दिन में सपने देखने की आदत ज्यादा हो गई है, क्योंकि रात को तो अब दिखते नहीं होंगे। लेकिन नारा इनको भी पता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक कैंपेन होता है। नारे की जो बॉटम लाइंस होती हैं वो एक तरह से तुकबंदी में जोड़ी जाती है। तो उस आधार पे हमने पहले तो दिया, अब हमारा ये शुरू हुआ है, दूसरा नारा है। अब इसके साथ और भी चीजें जुड़ेंगी जो भ्रष्टाचार से भी निपटने के लिए होता है, महंगाई के लिए भी होता है। इस सब चीजों को लेकर एक कैंपेन बनता है। तो नारे खाली एक ही रहेंगे और उसी पे लड़ा जाएगा, वो शायद नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। कांग्रेस के यहाँ जरूर था कि इन्होंने कहा था, लोग कहते हैं इंदिरा गांधी हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी तो चली गई, लेकिन आज तक गरीबी इस देश से नहीं जा पाई, क्योंकि इनके गांधी परिवार ही इस देश के ऊपर हावी रहा। ये मुद्दे पर ही अगर हम रहे सिद्धार्थ जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी भी लिखी है वाराणसी की जनता को, जिसमें एक बार फिर अंबानी अदानी का जिक्र हुआ है और कहा है कि नरेंद्र मोदी तो उन्हीं के लिए काम करते हैं, वही दोनों चला रहे हैं सब कुछ को, आम आदमी की चिंता नहीं है। साफ तौर पर ये पर्चे के जरिए ये सारी चीजें कही जा रही है। जवाब क्यों नहीं दिया जाता है आम आदमी पार्टी को इस चिट्ठी को, अगर बार बार वो लिखते हैं? ऐसा है, ये जो बिना तर्कों के जवाब मांगे या आरोप लगाए उसको कहते हैं थूको और भागो। अरविंद केजरीवाल जी इसमें मास्टर हैं। यहां तक कि वो भाग गए कि उनको जो 45 दिन मिले थे दिल्ली में सरकार चलाने के, वो भी ठीक से नहीं चला पाए, और हर 48 घंटे में उन्होंने शुरू करा, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस ने नहीं कहा कभी कि हम तुम्हारी सरकार गिराने वाले हैं। जब भी वो भाग गए एक बहाना देके, तो उनके जवाबों का जब दिया जाएगा जब उनके पास कोई तथ्य हो। बिना तथ्यों के वो बात करते हैं कि वो चला रहा है, ये चला रहा है, नाम लेंगे इंडस्ट्रीज का, कभी किसी के ऊपर आरोप लगा दें। आज तक जितने भी आरोप उन्होंने लगाए, वो कोई भी सिद्ध हुआ हो बीजेपी के नेताओं के ऊपर, अरुण जेटली तक की वो पहुंच गए थे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को कितना जवाब देना, ये हम लोग अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उनको देंगे जवाब। दिलीप जी, बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर वाकई अंबानी और अदानी ही देश को चला रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की दुश्मनी आखिर नरेंद्र मोदी से कैसे हो गई? सोनिया गांधी के खिलाफ भी जाइए, वहां कौन रायबरेली से चुनाव लड़ने वाला है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दर्शन को उजागर करेगा। दरअसल हकीकत ये श्वेता जी, इनको हमें अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह देश जवाब मांग रहा है, यह देश जानने की कोशिश कर रहा है कि जिस व्यक्ति को ये चाय वाला कह के पीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार बनाने की कोशिश करते हैं, उसके पास चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर कहाँ से आते हैं? आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला कि वो अंबानी अदानी के हेलीकॉप्टर्स का और चार्टर प्लेन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनकी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इनके यहाँ अज्ञात सोर्सेज से 2000 करोड़ रुपए का चंदा आ जाता है, जिसके बारे में ये मुंह नहीं खोलते हैं, और ये बात करते हैं तथ्यों की। इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अब तक जितने भी एक्सपोजेस किए हैं, जितने भी खुलासे किए हैं, सब में कागजों के आधार पर बातचीत करी है। आज तक इनके विकास के दावे चलते आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कर पाई। हमारी टीम गई गुजरात, जाके देखा कि वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे त्राही त्राही मची हुई है। गुजरात आज अच्छा है तो गुजरात वासियों की वजह से अच्छा है, लेकिन उतनी शिद्दत से कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है ना आपकी। अपनी उपलब्धि बनाकर अपने पॉलिटिकल प्रोडक्ट्स को ये देश की जनता को बेचने की कोशिश कर रहे थे। इसी चीज को बनारस में एक्सपोज करने की बेहद जरूरत है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कौन जीत रहा है, लेकिन ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा कि नरेंद्र मोदी जो सूखी घास को
हरे प्लास्टिक में लपेट के हरी घास बता के बेच रहे थे, इस सच को जनता के सामने लाया जाए। और अब जब ये हो रहा है तो इनको, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इनके अंदर खलबली मच रही कि एक आदमी कैसे अचानक से 1 साल में आके और जनता के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना के हमको एक्सपोज कर पा रहा है। जो पर्दा लगा हुआ पर्दा, उस पर्दे को कैसे हटा पा रहा है, इनको ये तकलीफ हो रही है। इनको ये तकलीफ हो रही है कि जिस प्रकार से ये चेहरे के आकार को पार्टी से, देश से और भगवान से भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दिलीप जी, अब जवाब सुन लेते हैं। है कि आंधी एक चल रही है, कहते हैं। दिलीप जी जवाब सुन लेते हैं जी। ऐसा है दिलीप जी, अभी नए नए शिशु हैं राजनीति में, उनका स्वागत भी करता हूं, लेकिन इनको जो इन बिल्कुल सर, गुजरात का ये विश्लेषण कर रहे हैं, 48 घंटे में इन्होंने पा लिया और देख लिया, तो ये दिखाना चाहते हैं कि गुजरात ने की जो जनता ने 3 दफे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को वोट वापस दिए, वो जो थे वो सब अंधे थे। इन लोगों को, गुजरात की जनता को नहीं पता, वह खाली 48 घंटे में अरविंद केजरीवाल को समझ आ गया। अरविंद, अरे शांत रहा करो दिलीप यार, अपोजिशन के नाम पे वहां दिलीप जी कृपा करके आप शांत रहिए या सुना करिए, सुनने की क्षमता रखो। आप वहां पे जिले, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वहां पे चुना गया। अरे भैया आपको भी मौका मिला था ना, आप आके काहे नहीं लड़ लिए थे गुजरात के अंदर? अभी आ रहे हो ना गुजरात में आप लोग? बिल्कुल सर, लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल में जो खलबली मची हुई है इसी वजह से मची हुई है कि लड़ रहे हैं। आप बताइए ना, क्यों नहीं वडोदरा आता है अरविंद केजरीवाल जी? वहां पे भेजिए ना सर, लड़ेंगे हम। दिल्ली में लड़े, दिल्ली में भी आपकी बहुत जबरदस्त आंधी चल रही थी। ये आइडिया अच्छा है, मन महसूस, ये आइडिया अच्छा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में लड़ रहे हैं, क्या वो वडोदरा से भी लड़ सकते हैं उनके खिलाफ? कैसा होगा काशी का कुरुक्षेत्र, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से सिद्धार्थनाथ सिंह, आम आदमी पार्टी के दिलीप कुमार पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, और साथ ही अब बनारस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता अंजना कश्यप। अखिलेश जी, लंबी बहस हमारी चल रही थी सिद्धार्थ जी के साथ और दिलीप जी के साथ, लेकिन इस सब के बीच आपको लगता नहीं कि कम से कम काशी जैसी सीट पर कांग्रेस कहीं बहुत दूर पीछे चली गई है, चर्चा तक में शामिल नहीं है? नहीं, चर्चा तो आप कर ही नहीं है, चर्चा में कैसे शामिल बिना कैंडिडेट के चर्चा है ना। और काशी हाँ, तो कैंडिडेट नहीं है तो कैंडिडेट तो आएगा। दूसरी बात, हम कुछ चीजों का जवाब देना चाहते हैं। अभी हमारे आप पार्टी के एक साथी ने काफी कुछ बताया, ये भूल गए बताना कि उनके फंडों की जांच हाई कोर्ट कर रहा है और उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, और गुजरात का अपना छाती पीट के बता रहे थे। उसी चार्जशीट को जो गुजरात कांग्रेस कमेटी ने मोदी पे लगाई थी, आरटीआई से निकाल के सब तरह के, उसको अपना गिनाने के वहां प्रयास कर रहे थे। दूसरी बात, जो मैंने पहले बताया कि जो मोदी से खुद ही जब हताश हो चुकी है, हार मान चुकी है, हटा करके उनको अपना बीजेपी अब दूसरा नारा ले आई है। वो बीजेपी आज इन्हीं के नेताओं के द्वारा जो कहे जा रहा है, मैं वो कह रहा हूं, असली, नकली और फसली में लड़ रही है। आज 3 बीजेपी है, उन 3 बीजेपी में आपस में युद्ध चल रहा है, असली बीजेपी, नकली बीजेपी और फसली बीजेपी। यूपी में 72 लोकसभा की सीटें डिक्लेयर हुई हैं, जिसमें 23 आउटसाइडर हैं, तमाम क्रिमिनल हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने बीजेपी की विचारधारा, मैक्सिमम वही हैं जो बीजेपी की विचारधारा के विपरीत खूब जम के बीजेपी को भला बुरा कोसा है। तो आज बीजेपी ये मान चुकी थी कि मोदी लायबिलिटी है, इसीलिए ये चारों तरफ हाथ पर मार के किसी तरह से, हर तरह से समझौते करके एक जिताऊ प्रत्याशी से ढूंढ करके कर रहे थे। और नारा बदलने के बाद यह स्थापित हो गया कि बीजेपी मोदी के भरोसे अब नहीं है। तो वो मोदी काशी में क्या कर पाएंगे? टिकट के बंटवारे के बारे में नई बात की जाए तो बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के भी तमाम ऐसे सांसद हैं जो सिटिंग एमपीज हैं जो कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे, और साथ ही आम आदमी पार्टी के लोग तो अपनी टिकट वापस दे देकर चले जाते हैं। इसलिए टिकट के मामले में चुनाव के वक्त हर पार्टी की स्थिति लगभग एक ही जैसी रहती है। एक लहर वो जो उठती है समुंदर में, अगर खुद पर आ जाए तो चांद को चूमने निकल पड़ती। एक लहर नदियों में शिव की जटा से जिस तरह से गंगा निकलती, और एक लहर राजनीति की जो आपके आभास में बसती है। आपको आभास हो सकता है वो लहर है, लेकिन जब तक चुनावी नतीजे नहीं आते समझ नहीं आता कि वाकई वो लहर थी या नहीं थी। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप कुमार पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। अंजना कश्यप पहुंची हैं वाराणसी, वहां से आज राज तिलक का आगाज है। लेकिन अंजना, इससे पहले कि राज तिलक आप करें वहां से, मैं ये जानना चाहती हूं कि वाराणसी को हम सब बार बार सेफ सीट कहते हैं, लेकिन अगर हम नतीजों के लिहाज से देखें तो उतना भी सेफ रहा नहीं था, कम से कम जब तक मुरली मनोहर जोशी वहां पर लड़ रहे थे। इस बार कुछ सुगबुगाहट, कुछ समझ में आ रहा है? वाराणसी में चल क्या रहा है?
सुगबुगाहट तो ऐसी होती है श्वेता यहाँ पर कि भूचाल आने की आहट पहुंच जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर अस्सी घाट पे एक चुनावी चर्चा आप शुरू कीजिए और फिर देखिए कि माहौल कैसे गर्म होता है। यहाँ खड़े होते होते 150 से 200 लोग बस एक इस तरह के लाइव चैट के लिए इकट्ठा हो गए हैं। ये इससे आप नजारा लगा सकते हो, और जितने लोग आपको कैमरे के आगे दिख रहे हैं उतने ही पीछे की तरफ भी खड़े हैं। तो ये है बनारस का रंग। माथे पर किसी के टीका है, किसी के सिर पर सफेद टोपी है, इस हिस्से में भी दिखाइए जरा। और ये लोग वो है जो अब तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो ये बनारस का रास्ता चुना है दिल्ली पहुंचने के लिए, उस रास्ते में कितने सही वो बैठ पाते हैं। आप में से कितने लोग, मैं चाहती हूँ कुछ लोग आप सभी बोले, नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप लोगों को लगता है उनकी जिस लहर की बात बीजेपी कर रही है उसमें दम है? कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। एक मिनट इधर वाले हिस्से में बात करते हैं। आप लोगों को लगता है कि लहर है, कौन जीतेगा यहाँ से? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत दिलचस्प पूरी बातचीत हो जाती है। आज मैं बीएचयू में मौजूद थी, वहाँ पर नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर गंगा किनारे ये जो कुछ युवा पहुंचे हैं उन सबका मानना है कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर जीत होगी। तो ये है तस्वीर। क्यों आपकी ऐसी सोच क्यों है? आपको क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल में क्यों भरोसा है? मैम सबसे पहला कारण तो उन्होंने हर हर मोदी कहा, जो कि एकदम धर्म के प्रति एकदम सबसे खराब बात है। ठीक है श्वेता, जो मेहमान वहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए। यहाँ पर चुनावी माहौल बहुत गर्म हो जाता है। एक चर्चा की बात आप कीजिए, बीएचयू से घाट से कहीं और पहुंचिए, भाषा बोली सब बदल जाती है श्वेता। जी समझ सकती हूँ जिस तरीके से मोदी और केजरीवाल के एक साथ नारे शुरू हो गए। हालांकि कैमरों के सामने जो समर्थकों की संख्या होती है उसके आधार पर भी बहुत हद तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो इतने दिनों से चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से एक सीट को लेकर दांव लगा रही हैं, उसे देखकर कम से कम कुछ पैमाने तय जरूर किए जा सकते हैं। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा में आगे बढ़ाती हूं। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से हम सारी चीजें यहां पर देख रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी के आधार पर एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूं। आप भले ही 48 घंटे की रेकी उसे कहकर आप डिसमिस कर दें कि नहीं, वो तो 48 घंटे के लिए जाकर आखिर क्या पता चल सकता है, लेकिन किसानों की बदहाली को लेकर एक समस्या उन्होंने उठाई है अरविंद केजरीवाल ने, और कहा है कि आम आदमी की चिंता बिल्कुल भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। क्या ऐसे आरोपों का जवाब न देना काशी की जनता को असमंजस में नहीं डाल सकता है कि काशी का क्या होगा अगर गुजरात का ही कुछ अच्छा नहीं हुआ तो? देखिए, गुजरात में जो किसानों के साथ किया गया है, उनका जो विकास किया गया वो सबको पता है। उसके लिए अवार्ड भी ये जो हमारी विपक्ष में है पार्टी कांग्रेस की, उनकी सरकार ने भी हमें अवार्ड दिया है। उसी प्रकार से इंडिया टुडे और अन्य अवार्ड उनको मिले हैं गुजरात को, तो उसको बार बार कहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो इस समय अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है, वो हम कितना सीरियसली उसको लेंगे और कितने आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की हर चीज का हम लोग को जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल की एक खासियत है, वो है उनकी कि वो थूकते हैं और भाग लेते हैं, यू टर्न बहुत लेते हैं। बच्चों के सिर पे कसम खाते हुए उन्होंने सरकार भी बना ली। और ये जो आरोप लगाते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, अब यही बता सकते हैं कि जब जयपुर से दिल्ली आए थे, वो आप ही लोगों का एक कॉन्क्लेव चल रहा था, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, आप क्यों लेते हैं? और जहां तक कि बीजेपी का है, वो हर हिसाब हम लोग देते हैं इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स ऑफिस में, और उससे वो प्रश्न उठा सकते हैं कि किसका हमने नहीं दिया। खाली खड़े होकर इनको आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है, मगर ये भूल जाते हैं कि आरोपों के आधार पर देश की जनता विकास नहीं पा पाएगी, न देश की जनता आप पे भरोसा कर पाएगी। दिलीप जी, सिद्धार्थ जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश जी ने भी कुछ देर पहले इसका जिक्र किया था। जो मामला अदालत में चल रहा है उसका जिक्र आप लोग करते नहीं हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी मैं सुन रहा था, बार बार एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं सिद्धार्थ जी कि थूकते हैं और भाग जाते हैं। मैं सोच रहा था कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग थूकते हैं और उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमने थूका ही नहीं, इस देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये इनकी आदत है। देश में पूरे देश में एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आ रहा हूं
ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के मामले में मुझे लगता है कि इस देश में अगर किसी पार्टी को अधिकार है सवाल पूछने का तो वो आम आदमी पार्टी को है, भाजपा और कांग्रेस को नहीं है, जिनका 75% और 80% इन्हीं के डिक्लेरेशन के मुताबिक अननोन सोर्सेज से हो जाता है। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, एक एक करके आपके सारी बातों का जवाब दे देता हूं। तो ये अधिकार आप लोगों को नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, श्वेता जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जितनी बार जो भी कम्युनिकेशन हुआ है कोर्ट की तरफ से उसका जवाब दिया गया है। एक चीज, दूसरी चीज, हम ये लोग बात करते हैं कि आंधी है, लहर है, तूफान है, सुनामी है, साफ साफ एक ही बार क्यों नहीं कह देते कि नरेंद्र मोदी प्राकृतिक आपदा है। वो इनका मसला है कि नरेंद्र मोदी क्या बताते हैं। आंधी तो है श्वेता जी, लेकिन वो पार्टी के अंदर चल रही है। आप ये सवाल का जवाब दीजिए ना कि आप लोगों का जो मामला आपसे सवाल पूछा गया है, अदालत चेहरे हैं पार्टी के अंदर के, वो सारे इस आंधी के परिणाम स्वरूप धकेल के हाशिए पर कर दिए जा रहे हैं। चाहे जसवंत सिंह हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे कोई भी नेता रहा हो, ये आंधी पार्टी के अंदर है। पार्टी के अंदर की आंधी को ये शांत नहीं कर पा रहे हैं। चंडीगढ़ से शुरू करो, कहां पे अंत करूंगा। हाँ सर, एकदम सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो टिकट वापस कर दिए बड़ी ईमानदारी से। आपके यहाँ तो आपकी पार्टी को सींचने वाला अपने खून पसीने से एक नेता कैमरे के सामने आके रो रहा है, कह रहा है कि इस पार्टी में ठीक नहीं हो रही है चीजें, उसको आप लोग ये खिला देते हैं कि उसको इंडिपेंडेंट दिलीप जी ऐसे आरोप आपकी पार्टी के खिलाफ लगे हैं। ट्वीट करके आपकी पार्टी के खिलाफ भी कम से कम बिहार में ये आरोप लगे हैं कि सीटों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, इसीलिए आप उस बात को छोड़िए। आप ये बताइए कि राजनीतिक निर्णय नहीं रहा है, आपकी जो पूरी आपकी पार्टी इस पे चुप रहती है। आप अपने नियम अपनी सुविधानुसार तय करके और शांत बैठे रहते हैं। आप थूक के उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम थूकते नहीं है। ये आपकी प्रवृत्ति है। अखिलेश जी आपके जो तमाम नेता हैं, अब ये मुझे मालूम है आप इस चर्चा में शामिल होना चाहेंगे, लेकिन इस चर्चा का कोई दिशा नहीं है, इसमें से कोई बात नहीं निकल कर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप हो रहे हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि आपके जो नेता हैं वो अलग अलग सीटों से भाग रहे हैं कि मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा, यहां से नहीं। वाराणसी की बात आती है तो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो, सब चाहते हैं कि हाँ मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ ले। ये क्या चल रहा है? क्यों मोदी विरोध इतना बड़ा हो चुका है? श्वेता, दोबारा आपने ये आरोप लगाया कि हमारे नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। ये आप सच दो नहीं चार नाम गिनाएंगी? मनीष तिवारी लड़ना नहीं चाहते हैं लुधियाना से, आपका चिदम्बरम लड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। चिदम्बरम इसलिए लड़े 9 बार लड़ चुके हैं, 9 बार एमपी हो चुके हैं, और वो कब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करें? उससे तो शरद पवार जी ने क्या कहा, आप कुछ नाम गिनावे। मनीष तिवारी जी हॉस्पिटलाइज्ड आईसीयू में हैं। और बतावे कौन भाग रहा है? अभी जेटली जी को भागना पड़ने वाला अमृतसर से। तो ये एक ही पलड़े में मत रख दिया करें। जनरलाइज मत करें। अमरिंदर सिंह खुद अमृतसर से नहीं लड़ना चाहते, तो उन्हें तो लग रहा था कि लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, वो आपके छोड़िए। आप कौन लड़ रहा है उसकी बात करिए। आप 2-4 नाम गिनावे। मैंने तो कहा आप जनरलाइज के आरोप कांग्रेस पर रख दे रही हैं, तो कुछ 2-4 नाम गिनावे अगर आपके पास हो तो। नहीं गिना पाई आप। मैंने 2-4 नाम आपको गिना दिए हैं। देखिए उसकी वजह बताना अलग है और मैंने चल बताया 9 बार 80 साल का व्यक्ति, 78-80 साल का व्यक्ति 9 बार लोकसभा लड़ा है। आप ही लोग कहेंगे कि कब तक लड़ेंगे? 80, 88, 90 साल के लोगों का हश्र देख रहे हैं बीजेपी में न, जो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ क्या किया जा रहा है? वो पहले कह दिए थे संगठन में कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। शरद पवार जी पहले कह दिए थे कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, दूसरों को मौका मिले। सिद्धार्थ जी जवाब देने का मौका होगा, बस एक ब्रेक का वक्त आ चला है। उस पार्टी से सीख ना लिया जाए जिसके अध्यक्ष को। चलिए एक बार फिर वाराणसी आपको लिए चलते हैं। अंजना कश्यप हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। कुछ ही देर में हम आपको यह भी बता दें कि रात 8 बजे आज राज तिलक हम बनारस से आपको दिखाने वाले हैं। अंजना, वाराणसी में आप हैं, कुछ देर पहले आप उन लोगों से बात कर रही थी तो उसी वक्त दिख गया कि कितना यहां पर जो राजनीतिक चिंगारी अगर हम उसे कहें चुनावों से पहले जो है